Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 5th October 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Glacial Lake Outburst Flood. इसको शॉर्ट में कहते हैं GLOF. This topic is important from our syllabus GS paper 1 geography point of view, also important from our syllabus GS paper 3 disaster management point of view. तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट ग्लेशियल लेक्स. सो जैसा कि नाम से आपको समझ आ रहा है, ग्लेशियल लेक्स आर दोज लेक्स दैट आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और वहां से जो पानी आता है उससे इन लेक्स का फॉर्मेशन होता है. ग्लेशियर लेक जो है नॉर्मली दे आर फाउंड एट द फुट ऑफ द ग्लेशियर्स, बट कभी कभार दे आर फाउंड इनसाइड द ग्लेशियर्स इटसेल्फ. जैसे पूरा का पूरा आइस है, उसके अंदर भी ये पाए जा सकते हैं ग्लेशियर लेक्स. समटाइम्स दे आर फाउंड अराउंड इट, मोस्टली दे आर फाउंड एट द फुट ऑफ द ग्लेशियर. उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लेशियर, इनको दो टाइप से सेग्रीगेट किया गया है. आइस कॉन्टैक्ट लेक्स. तो इफ द लेक इज इन टच विद द ग्लेशियर तो इसको कहा जाएगा आइस कॉन्टैक्ट लेक. और इफ द लेक इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द ग्लेशियर, जहां से इसको वाटर मिल रहा है, तो इसको कहा जाएगा डिस्टल लेक. नाम से ही काफी सारी चीजें समझ आ रही. तो अभी हमने समझा कि ग्लेशियल लेक्स क्या होते हैं. लेक्स फॉर्म बिकॉज ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. अभी जब ग्लेशियर्स और लेक्स की बात चली रही है, सो लेट अस सी वन लैंड फॉर्म एसोसिएटेड विद ग्लेशियर्स. देखिए, ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर्स क्या है, लार्ज आइस शीट हैं. तो व्हेन दे मेल्ट वो पीछे हटते जाएंगे. इस तरह से ग्लेशियर मेल्ट होता जाएगा, वो पीछे हटता जाएगा. तो जब वो मेल्ट होता है तो कई सारा वो लार्ज साइज का रॉक रॉक डेब्रिक वो छोड़ता जाता है. इसके कारण जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको कहा जाता है मोरेन लैंडफॉर्म्स. तो मोरेन लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ रिसीडिंग ग्लेशियर्स, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट लीव्स अ लॉट ऑफ अनसॉर्टेड रॉक, पेबल्स, सैंडस्टोन्स और ग्रेवल्स. तो इस तरीके से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं दे आर नोन एज मोरेन्स. मोरेन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन और अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लेशियर्स, उनका अलग अलग नाम है. फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल माउथ पे ऐसे मोरेन्स बने तो उनको कहा जाता है इसी टर्मिनल मोरेन्स. ऐसे साइड से हों तो इनको कहा जाता है लेटरल मोरेन्स. बीच में हो बिल्कुल ग्लेशियर्स के बीचों बीच तो कहा जाता है मीडियल मोरेन्स. ये सब आपको बेसिक ज्योग्राफी क्लास में तो पढ़ाया ही जाता होगा. इसी दिस इज अ रियल इमेज ऑफ अ ग्लेशियल लेक. द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड इट इज फीडिंग दिस लेक. तो ये जो इमेज है दैट इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ आइस कॉन्टैक्ट ग्लेशियल लेक. आइस कॉन्टैक्ट ग्लेशियल लेक. अब जरा समझते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के बारे में. देखिए, कभी कभार कैसा रहता है कि ये जो लेक्स हैं वो काफी ज्यादा उनका वाटर बिल्ड हो जाता है, मतलब द वाटर वॉल्यूम इंक्रीजेस. और ये जो ग्लेशियर लेक्स हैं इनका जो आसपास का बाउंड्री है या डैम कह सकते हैं आपको, या बाउंड्री है, कोई बहुत स्ट्रांग तो है नहीं. इट इज मेड अप ऑफ आइस और रॉक ग्रेवल्स. So they are mostly dammed by unstable ice or sediment composed of loose rock and debris. तो जब वाटर इसके अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तो नेचुरली आसपास के वॉल्स पे वो प्रेशर ज्यादा लगाएगा. और कभी कभार होता क्या है कि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रेशर applied by the water of these glacial lakes, the side walls get burst. और जब साइड वॉल बर्स्ट होगा तो फिर डाउनवर्ड साइड में एक्सेसिव वाटर इज पोर्ड और फिर नीचे की जो सेटलमेंट्स है वहां पे फ्लड आ जाता है. इस तरह के फ्लड को कहा जाता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड. तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड में कैसा होगा कि सडन रश ऑफ वाटर होगा ऑन डाउनवर्ड साइड which causes massive disruption to life. It can cause death also in many cases. इसको कहा जाता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड. ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के पीछे कारण मैंने बताया
कि वाटर वॉल्यूम बढ़ जाए जिस कारण से एडजेसेंट वॉल्स पे प्रेशर बढ़े। वाटर वॉल्यूम क्यों बढ़ता है? उसके पीछे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर्स की मेल्टिंग फास्ट पेस्ट हो गई है एंड दैट इज व्हाई द वाटर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। उसके अलावा कभी कभार एक्सेसिव हेवी रेन्स, कभी अर्थक्वेक होने के कारण वाटर वॉल्यूम तो नहीं बढ़ता है, लेकिन आसपास के वॉल्स में क्रैक डेवलप हो जाता है जिस कारण से भी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आते हैं। आइस एवलांच भी आते हैं इस तरीके के। आइस एवलांच ये जैसे ग्लेशियर है और ये ग्लेशियर का एक पार्ट ब्रेक करके गिरेगा, तो ये फिर आसपास के वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट करेगा। दिस विल फॉल डाउन इन द वाटर इन दिस ग्लेशियर लेक, सो इट विल put pressure on the side walls, and if because of this pressure the side wall breaks, then that will lead to glacial lake outburst flood। और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है तो फिर डाउनवर्ड साइड में काफी ज्यादा डैमेज होता है। इसका एक एग्जाम्पल है 2013 का उत्तराखंड के केदारनाथ में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। वहां पे इसी तरीका का एक ग्लेशियर लेक जिसका नाम है चोराबारी तल ग्लेशियर लेक, वहां पे फ्लड आया। दैट वाज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड दैट किल्ड थाउजेंड्स ऑफ द पीपल। इसी तरीके का न्यूज निकल करके आ रहा है अभी सिक्किम से। सिक्किम के अंदर एक ग्लेशियर लेक है, साउथ लोहनाक लेक। वहां पे आया है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो हाल फिलहाल में सिक्किम के अंदर बारिश हुई काफी तेज, और बारिश के बाद वो ग्लेशियर लेक में पानी काफी ज्यादा बढ़ गया, दैट रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ प्रेशर। फिर आया ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, और फिर डाउनवर्ड साइड में मैसिव फ्लड आया जिसमें मुझे लगता है 70 से 80 लोगों की जान जा चुकी है अभी तक, समथिंग लाइक दैट। सो दिस हैज लेड मैसिव डैमेज इन द डाउनवर्ड साइड ऑल्सो। आप इस सैटेलाइट इमेज की मदद से आप समझ पाएंगे कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है तो होता क्या है। देखिए, ये है साउथ लोनाक लेक, बर्स्ट से पहले, आउटबर्स्ट से पहले सैटेलाइट इमेज है। तो इतना सारा पानी था, पानी का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था बिकॉज ऑफ हेवी रेन, और बहुत सारा पानी होने के कारण आसपास के वॉल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर के कारण वॉल्स कोलैप्स कर गए, और फिर पानी जो है वो डाउनवर्ड साइड में फ्लो कर गया। और यही देखिए, एक बार जब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ गया तो फिर इस साउथ लोनाक लेक का वाटर कितना घट गया। तो पहले इतना सारा पानी था, घट करके इतना हो गया, और बाकी जो एक्सेसिव वाटर एक बार में डाउनपोर हुआ, रिलीज हुआ, दैट लीड टू फ्लड ऑन द डाउनवर्ड साइड कॉजिंग मैसिव डैमेज। तो सिक्किम के अंदर इस तरह की वल्नरेबिलिटी और भी कई सारी हैं। देखिए, सिक्किम में तो ओवरऑल 300 से भी ज्यादा ग्लेशियर लेक्स हैं, बट as per Sikkim State Disaster Management Authority, there are at least 10 such glacial lakes who have been identified as vulnerable to outburst flood। यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं। ग्लेशियर लेक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ग्लेशियर्स एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स मोरेन है। दे आर डेंजरस एज दे आर डैम्ड बाय अनस्टेबल आइस और सेडिमेंट्स, एंड इफ बाउंड्री ब्रेक्स देन देयर इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। बाउंड्री ब्रेक होता है नॉर्मली अर्थक्वेक के कारण, हेवी रेन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण। केदारनाथ का एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, रिसेंटली सिमिलर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हैज बीन सीन इन सिक्किम, साउथ लोनाक लेक। ये जो साउथ लोनाक लेक है, ये बिल्कुल हिमालयन रीजन में है, और यहाँ पे कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, और क्लाउड बर्स्ट के कारण हेवी रेनफॉल हुआ है। क्लाउड बर्स्ट आपको पता है, सडन हेवी रेनफॉल इन एट ए पर्टिकुलर रीजन, उसको कहा जाता है क्लाउड बर्स्ट। तो हेवी रेन हुआ जिस कारण से फिर साउथ लोनाक रीजन में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया। ये जो लेक है साउथ लोनाक लेक, यहाँ से एक स्ट्रीम निकलती है और दूसरे साइड से भी एक स्ट्रीम निकलती है, एंड दीज टू स्ट्रीम्स मिक्स एट लाचेन, जहां से शुरुआत होती है तीस्ता नदी की। तो तीस्ता नदी का एक जो पार्ट है वो इसी साउथ लोनाक लेक से आता है। तीस्ता नदी से रिलेटेड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया। आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2017। सो आप एक बार तीस्ता नदी का मैप देखिए, उसको ध्यान से देखने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Nobel Prize in Chemistry. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology point of view. तो आपको पता है कि हाल फिलहाल में नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं। तो कल हमने नोबेल प्राइज इन फिजिक्स डिस्कस किया था, आज देख रहे हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री
for the year 2023 has been given to 3 scientists. अब अगेन फिर से नाम रटने की कोई जरूरत नहीं है, रट भी नहीं सकते, बट इन 3 लोगों को नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया है साल 2023 के लिए फॉर डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। तो सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो क्वांटम डॉट्स को डिस्कवर करने के लिए, उनको बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए इन 3 लोगों को मिला है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तीनों लोगों ने अलग अलग वक्त में, पिछले 30 से 40 सालों में अलग अलग वक्त में इस क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन दिया है अपना। तो क्या है क्वांटम डॉट, वो जरा समझते हैं। देखिए, क्वांटम डॉट्स आर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर, एंड ये इतने छोटे होते हैं, दे आर एट द नैनोस्केल रेंज। तो एटम से काफी बड़े हैं, बट ओवरऑल नॉर्मल प्रोडक्ट से, नॉर्मल जो भी कंपाउंड होता है उससे काफी छोटे स्केल पे, नैनो स्केल पे ये सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स को कहा जाता है क्वांटम डॉट्स। आप इस फिगर को समझिए, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे 15 एटम को मिला करके एक बेसिक क्वांटम डॉट बना, जिसका साइज है लगभग 2 नैनोमीटर के आसपास, उसका डायमीटर है। 30 एटम को मिलाकर के 3 नैनोमीटर बना। तो ये सब हो गए एग्जाम्पल ऑफ क्वांटम डॉट्स। 50 एटम को मिला करके 4 नैनोमीटर साइज का बना, 80 को मिलाकर के 5 नैनोमीटर, 150 एटम्स को मिलाकर के 7 नैनोमीटर्स के आसपास का क्वांटम डॉट बना है। तो क्वांटम डॉट्स जो है कलेक्शन ऑफ एटम्स which leads to a very small size particle. They are mainly made up of collection of atoms of semiconductor materials and they are very small size particles at the nanoscale range. इसको ढूंढा इन्होंने। अब आप बोलेंगे सर इसमें ढूंढने वाली बात क्या है, एटम तो पहले ढूंढा जा चुका है, तो एटम से तो बड़ा ही है क्वांटम डॉट, इसको ढूंढ के इन्होंने क्या किया है। देखिए, इन्होंने क्वांटम डॉट्स की एक नई फीचर ढूंढ निकाली। क्या है वो फीचर, समझिए। देखिए, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री में क्या है कि जो एटम का कैरेक्टर होता है, उन एटम से बनने वाले जो बिगर प्रोडक्ट्स हैं उनका भी कैरेक्टर वैसा ही होता है। क्या कहने का मतलब है कि एक प्योर गोल्ड का जो एटम है वो जो फीचर दिखाएगा, वही फीचर 100 ग्राम या 10 मिलीग्राम का गोल्ड दिखाएगा। तो मतलब एटम जो है, इट इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ अ लार्जर प्रोडक्ट। और एटम लेवल पे जो फीचर्स होते हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाए तो लार्जर प्रोडक्ट के भी फीचर वैसे ही होते हैं। सो एवरी पीस ऑफ अ प्योर एलिमेंट एग्जिबिट्स एग्जैक्टली द सेम प्रॉपर्टी रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज। फॉर एग्जांपल, अ piece of pure gold has properties that is different from piece of silver, but every piece of gold, whether it is large as 100 ग्राम और स्मॉल एज 10 मिलीग्राम, हर एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज। ये थी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग इन केमिस्ट्री। ये बेसिक माना जाता था, क्योंकि पिछले 40 सालों में ये सोच बदली है, नई नई डिस्कवरी की है, और खासकर इन तीनों लोगों ने की है कि अगर बहुत छोटे पार्टिकल्स बना दिए जाए इस नैनो पार्टिकल साइज पे, 15 एटम्स के 2 नैनोमीटर का इसका डायमीटर बना दिया जाए, तो उस पे अगर लाइट पड़ती है तो वो लाइट जो है वो ब्लू कलर की होगी। क्यों? क्योंकि इनका जो साइज है वो काफी छोटा है, तो उनका डिफ्लेक्शन जो होगा, जो लाइट वहां से वो डिफ्लेक्ट करेंगे, उनका वेवलेंथ अलग होगा। उससे बड़े साइज का अगर नैनो पार्टिकल, इससे बड़े साइज का अगर प्रोडक्ट बनाया जाए, सेम सेम आर्टिकल, यानी कि एटम सेम है, एटम सेम है, लेकिन 15 एटम से बनाया तो ब्लू कलर का दिख रहा है, 30 एटम से बनाया तो ग्रीन कलर का दिख रहा है, और 50 आइटम से बनाया तो येलो कलर का दिख रहा है। तो मुद्दा ये है कि सेम प्रोडक्ट हैविंग सेम एटम, जब उनका साइज क्वांटम तरीके से इंक्रीज किया जाता है एट नैनो साइज लेवल, तो फिर उनका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। दे रिफ्लेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अलावा बाकी सारे प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा बहुत बदलाव आता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में भी थोड़ा बहुत बदलाव आता है। तो मुद्दा यह है कि जो क्लासिकल या फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग थी केमिस्ट्री की,
कि एक छोटा से छोटा एटम और उनके कलेक्शन से बनने वाले लार्जर प्रोडक्ट सबका फीचर एक होता है। वो क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग में बदलाव लाया है इन तीनों लोगों ने। जब हम नैनो लेवल पे पार्टिकल्स को देखते हैं और उनके साइज को बढ़ाते हैं तो उनका ऑप्टिकल फीचर बदलता है, साथ ही साथ उनके बाकी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स में भी अंतर आता है। और ये जो छोटे छोटे जो क्वांटम प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं नैनो साइज लेवल पे, इन्हीं को कहा गया है क्वांटम डॉट्स। तो अलग अलग सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लिया, जैसे सिलिकॉन ले लिया, और सिलिकॉन के 15 एटम्स को मिला करके बनाया, तो इसको कहा जाएगा सिलिकॉन का एक क्वांटम डॉट। 30 एटम को मिला करके बनाया तो सिलिकॉन का दूसरा क्वांटम डॉट। अलग अलग क्वांटम डॉट्स का अलग अलग ऑप्टिकल फीचर होता है। अब क्वांटम डॉट्स के एप्लीकेशंस देखते हैं, तो क्वांटम डॉट्स अलग अलग जगहों पे मॉडर्न टाइम्स में इस्तेमाल होता है, जैसे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में। आजकल आप देखते होंगे जैसे सैमसंग का ऐड आता है टीवी पे, सैमसंग क्यू एलईडी टीवी। एलईडी में भी आप जब क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसका पिक्चर क्वालिटी और बेहतर हो जाता है। Quantum dots are a new kind of LED backlit LCD that makes the use of tiny phosphorescent crystals. These nanoparticles glow when reacting to electricity, delivering more saturated and precise color. तो QLED में ये जो Q शब्द है दैट इज यूज्ड फॉर क्वांटम डॉट्स, जो पिक्चर क्वालिटी को और बेहतर बनाते हैं। लाइट एडजस्टमेंट, आजकल आप देखते हैं कि एप्स के थ्रू ही कई सारे ऐसे नए तरह के एलईडी बल्ब्स आते हैं जिसका लाइट आप बदल सकते हैं। वो उसमें भी ये क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल होता है। अलग अलग साइज के क्वांटम डॉट्स होते हैं जिस कारण से लाइट्स अलग अलग इमिट होती हैं। एप्स के थ्रू लाइट्स बदलते हैं आजकल, आपने देखा भी होगा। बायोमेडिकल इमेजिंग में तो बॉडी के अंदर सेल्स का अगर हमें इमेजेस निकालना है, छोटे से छोटे लेवल पे अगर सेल्स का इमेज निकालना है, तो वहां पे भी क्वांटम डॉट का इस्तेमाल होता है। ड्रग डिलीवरी, कभी कभार कोई पर्टिकुलर दवाई बिल्कुल एक पॉइंटेड या टारगेटेड सेल पे डिलीवर करना होता है, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे, एट द लोकेशन का प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन होना चाहिए एट द लेवल ऑफ नैनोमीटर्स। उसके लिए नैनोमीटर्स के एग्जैक्ट लोकेशन पे अगर हमें ड्रग डिलीवरी करनी है तो वहां पे भी क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल होता है। एंड देन इफेक्टिव फोटोवोल्टाइक सोलर सेल्स बनाने हो, यहाँ पे सोलर सेल जो बेहतर तरीके से सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए, तो वहां पे भी क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग में बेसिकली इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन पास करना है। क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड मुझे लगता है एपीएससी ने मेंस में भी प्रश्न पूछा था, हमने वैसे किया भी था न्यूज़पेपर एनालिसिस में पहले। सिक्योरिटी मार्किंग, तो जैसे मान लीजिए कि नए करेंसी नोट्स हैं या कोई डॉक्यूमेंट है, उसकी काउंटर फीटिंग ना हो, उसका कोई फर्जी या जाली नोट ना बनाया जाए, उसके लिए क्वांटम डॉट्स की मदद से इन नोटों पे सिक्योरिटी फीचर्स लगाया जा सकता है, जिसके मदद से हम लोग क्लियरली जज कर सकते हैं कि ये फेक है या रियल करेंसी नोट है। तो ये तमाम फीचर्स हैं क्वांटम डॉट्स के, जिसका मॉडर्न टाइम में इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो एप्लीकेशन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, पीटी में इसमें सवाल पूछ लेगा, सीधा सीधा दे देगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके बेसिस पे मैंने ये मेंस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन याद दिया है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये मेंस क्वेश्चन भी क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने दिया है, जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उसके बेसिस पे आप ये क्वांटम डॉट ये टेक्नोलॉजी पे ये मेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये 150 वर्ड्स में आपको लिखना है फॉर 10 मार्कर, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट व्हाइट विंग्ड डक। देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक चल रहा है, मैंने आपको हम सो सॉरी वाइल्ड लाइफ वीक इन इंडिया चल रहा है, तो उस मैंने आपको बताया है पहले ही, 2 से लेकर के 8 अक्टूबर तक हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है वाइल्ड लाइफ वीक। तो उसमें हमारे आसाम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में अलग अलग दिन अलग अलग फ्लोरा या फौनास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं। आज इंफॉर्मेशन आया है वाइट विंग्ड वुड डक के बारे में, तो इसके बारे में जरा देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आज एपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि दिस वाइट विंग्ड वुड डक इज स्टेट बर्ड ऑफ असम। इसको हमारे यहाँ पे देव हंस भी कहते हैं। इट इज स्टेट बर्ड ऑफ असम। आईयूसीएन रेड डेटा बुक में इसको कैटेगराइज किया गया है एज इंडेंजर्ड। ये ईस्टर्न हिमालयन रीजन में यहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में से इंडोनेशिया वगैरह में, ये कंबोडिया में पाया जाता है। डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसे कि नामेरी टाइगर रिजर्व या डिहिंग पटकाई नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इट इज
क्रेपोस्कुलर बर्ड। क्रेपेस्कुलर बर्ड मतलब जब हल्की हल्की लाइट होती है ना, सुबह का टाइम होता है या शाम का टाइम होता है, जब ना पूरे अच्छे तरीके से दिन है या ना रात है, तो उस टाइम में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। मीन्स इट इज मोस्ट एक्टिव एट डस्क एंड डॉन। तो ऐसे बर्ड्स को कहा जाता है क्रेपेस्कुलर बर्ड। ये सब पीटी में सीधा सीधा आ जाएगा। एंड थ्रेट ऑफ कोर्स, ये तो ऑब्वियस है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ऑल। ये सारी बातें हैं व्हाइट विंग्ड डक से रिलेटेड, आपको याद रखनी है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड एक अलग आर्टिकल आया है। इसमें नोबेल प्राइज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, तो उसको देख लेते हैं एक एक करके। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो नोबेल प्राइज देने की जो शुरुआत की गई है, वो की गई है ऑन द बेसिस ऑफ अ विल रिटन बाय अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल साहब ने अपनी वसीयत लिखी। अल्फ्रेड नोबेल इज नोन एज साइंटिस्ट इन्वेंटर फ्रॉम स्वीडन। अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट इन्वेंट किया था, जिसको एक्सप्लोड करके रोड वगैरह बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके माउंटेन्स वगैरह को एक्सप्लोड किया जाता है, फिर उससे रोड्स बनाया जाता है। तो डायनामाइट का इन्वेंशन अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी विल लिखी, इस तरह की वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 अलग-अलग फील्ड्स में, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और पीस, इन 5 अलग-अलग फील्ड्स में जो लोग भी बेहतर काम करेंगे, उनको उनके ज़िंदगी भर के कमाए हुए पैसों से रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो दैट वाज द विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई 1896 में। फिर उनके डेथ के 5 साल बाद फिर ये नोबेल प्राइज देना शुरू किया गया। तो नोबेल प्राइज 5 फील्ड्स में दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड पीस। ध्यान रहे, आप लोग कभी कभार सुनते होंगे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, बट वो रियल नोबेल प्राइज या अल्फ्रेड नोबेल से एसोसिएटेड वो नोबेल प्राइज नहीं है। तो अभी 5-6 दिनों में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भी दिया जाएगा, तो उस दिन मैं कवर करूंगा कि हाउ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इज नॉट एक्चुअली एसोसिएटेड विद अल्फ्रेड नोबेल, वहां मैं बताऊंगा। तो मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज तो हम लोग देख चुके हैं, कल देखेंगे लिटरेचर से रिलेटेड, फिर परसों पीस से रिलेटेड किसको नोबेल प्राइज मिला है वो देखेंगे। तो 1901 से नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लिटरेचर ये दिया जाता है इन स्वीडन, जबकि नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है नॉर्वे, ऑस्लो कमेटी देती है। अभी ऐसा क्यों कहा अल्फ्रेड नोबेल ने अपने वसीयत में कि नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए नॉर्वे में, इसको लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, आज के न्यूज़पेपर में लिखा जरूर है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बट वो सिर्फ स्पेकुलेशन है, तो वो पीटी में पूछेगा नहीं। लेकिन इतना आपको याद रखना है कि नोबेल पीस प्राइज मिलता है नॉर्वे में, बाकी सारे प्राइज दिए जाते हैं स्वीडन में। कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन कैसे होता है कि किसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तो इसके लिए हजारों हजारों लोगों को आ, ऐसा ऑथराइजेशन मिला हुआ है नोबेल कमेटी की तरफ से कि वो अपने हिसाब से कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, लॉ मेकर्स या प्रीवियस नोबेल लॉरेट्स या नोबेल कमिटी के मेंबर देमसेल्व्स, तो दे हैव ऑथराइजेशन कि वो अपने हिसाब से किसी किसी को वो नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर नोबेल प्राइज। जैसे मेडिसिन में, फिजिक्स में, ये सब अपने हिसाब से नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से नोबेल प्राइज विनर का डिसीजन लिया जाता है बाई थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, जिनको अपने हिसाब से नोबेल प्राइज में कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करने का अधिकार है। ये छोटा सा आर्टिकल है, लवलीना बोरगोहाई वोन सिल्वर। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो भी एपीएससी प्रीलिम्स से, मेंस या यूपीएससी में तो नहीं आएगा। तो हमारे स्टेट असम के बॉक्सर लवलीना बोरगोहाई बोरगोहाई जी ने क्या किया है, एशियन गेम्स में सिल्वर जीता है इन 75 केजी वेट कैटेगरी। शी लॉस्ट टू चाइनीज ओपोनेंट ली कियान इन द फाइनल। ठीक है, एनीवेज सी ओन्स द सिल्वर फॉर आवर कंट्री, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। और इससे एक और अच्छी बात यह हुई है कि इस सिल्वर जीत के कारण इन एशियन गेम्स नाउ सी हैज क्वालिफाइड फॉर पेरिस ओलंपिक, जो 2024 में होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि अगले साल वो पेरिस ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इन बॉक्सिंग कैटेगरी। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। एटो सेकंड फिजिक्स से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और इंडिया डार्क स्काई रिजर्व इज इन लद्दाख, और इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।
That's all from our side for today. Thanks for watching.